आपका राहुल ज्ञान सरोवर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं तो आपको ये बता देता हूँ कि आज ये अपना पहला क्लास है। तो पहला क्लास को शुरू करने से पहले मैं इस क्लास के बारे में आपको बता देता हूँ कि क्या है। और दूसरा ये कि मैं अनअकैडमी पर भी लेक्चर्स लेता हूँ, तो आप लोग अनअकैडमी पर जुड़ना ना भूलें। तो अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, जो मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, या फिर आप राहुल गुप्ता अनअकैडमी पर सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको क्लास के एंड में आपको दिखा दूंगा कि आप कैसे आपको जुड़ना है, और आप वहाँ पर जुड़ के पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पर मुझसे। तो ये रहा मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन, आप समझ सकते हैं। और इस क्लास का इंट्रोडक्शन ये है कि ये क्लास जो है होगी आपकी वो NCERT और SCERT पर बेस्ड होगा। बेसिकली हम टारगेट कर रहे हैं BSSC यानी जो बिहार का SSC है, उसका जो 10+2 का जो फॉर्म है जिसमें आपके 11-12 हज़ार पोस्ट निकले हुए थे, तो उस पोस्ट को हम लोग एक तरह से टारगेट करके पढ़ेंगे। और उसमें जो साइंस के क्वेश्चंस आने हैं, आपके जो भी साइंस के क्वेश्चंस आने हैं, वो साइंस के क्वेश्चंस पहली बात तो आपके NCERT और SCERT को मिला करके आएगा। तो SCERT और NCERT क्लास 6 टू लेकर के 10 तक, यानी क्लास 6 से लेकर के 10 तक का मैं आपको पूरा NCERT कवर करने वाला हूँ। तो जिसमें से आज आपकी पहली क्लास होगी, इसके बाद मैं बारी बारी क्लासेस आपके अरेंज करते जाऊँगा। डेली बाय डेली आपकी एक क्लास आती जाएगी, आप उसको देखते जाइएगा। और वो सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे कि जो कहीं से उठा लाएंगे, ऐसे होंगे वो जो कि आपको NCERT या प्योर SCERT के ही क्वेश्चंस होंगे। मतलब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, NCERT और SCERT कवर करने का जिम्मेदारी मेरी है। और एग्ज़ाम से पहले मैं सारा आपका पूरा कोशिश करूंगा कि 6 से लेकर 10 तक का सारा NCERT एक बार MCQ के रूप में और एक बार चैप्टर्स के रूप में आपका मैं कवर कर दूँ। उसके साथ ही साथ मैं किरण पब्लिकेशन या फिर और भी जो भी पब्लिकेशंस की बुक्स होंगे उसका भी मैं चाहूँगा कि उसके भी कुछ क्वेश्चंस आपको या फिर पूरी प्रैक्टिस सेट मैं आपको एक ही वीडियो में मैराथन में करा दूंगा। तो ये रहा तो शुरुआती, मैंने जो है आज पहला दिन है तो इसलिए मैंने इतनी सारी बातें आपको बता दी हैं। तो मैं आज का क्लास शुरू करूँगा आपके लिए, जो कि NCERT का और SCERT का क्वेश्चंस होगा आपके लिए। वो मैं चैप्टर वाइज कवर करूँगा। क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 आज मैं डिस्कस करूँगा। यानी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 NCERT में जो है उसको मैं आज कवर करूँगा। उसके साथ ही साथ आपको आगे की क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी के। और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कल से मैं कोई बात नहीं करूँगा, सीधे आपके जो है MCQ सॉल्व कराऊँगा या फिर आपके जो चैप्टर्स होंगे उनको सॉल्व कराऊँगा, और कोई एक्स्ट्रा डिस्कशन नहीं होगा। बाकी आपको कोई भी राय हो या फिर कोई भी सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ पर जाकर के अपनी राय या सुझाव दे सकते हो। तो मैं चलिए आपका पहला लेक्चर आपका यहाँ से शुरू करता हूँ, और मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश करूँगा। हाँ तो फ्रेंड्स ये रहा आपके NCERT का चैप्टर नंबर 7, यानी NCERT का जो क्लास 7th है उसका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है पादपों में पोषण। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पर डिस्कस भी करूँगा और MCQ भी आपके सॉल्व करवा दूंगा। देखिए, वैसे जीव जो अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं क्या कहलाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इसको समझिएगा कि ये है क्या। इसके मैं ऑप्शंस को भी क्लोज कर देता हूँ और आपका जो है सारे ऑप्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैसे जो जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी स्वयं बनाते हैं। तो देखिए, दो टाइप के लोग होते हैं। एक या तो जैसे दो टाइप के पादप होते हैं। एक जो है अपना भोजन खुद बनाता है, जैसे कि उसको बोलते हैं स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बनाता है। स्व मतलब क्या होता है? स्वयं। आप यहाँ पे अर्थ समझिएगा। स्व का मीनिंग क्या होता है? स्व का मीनिंग होता है स्वयं। तो स्वपोषी यानी जो अपना भोजन खुद बनाएंगे उनको क्या बोलते हैं? स्वपोषी। दूसरा होता है विषमपोषी। विषमपोषी का मीनिंग ये होता है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तो उनको बोलते हैं विषमपोषी। जैसे स्वपोषी का एग्जाम्पल है पादप। पादप जगत में जो होते हैं सारे के सारों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं? वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। तो इसलिए जो है वो लोग स्वपोषी होते हैं। जबकि विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जैसे कि प्राणी, जैसे कि जंतु जो होते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, अपना भोजन खुद नहीं बनाती हैं। जबकि पादपों में जो भोजन बनाया जाता है या पादपों को ग्रहण करके अपना भोजन को ग्रहण करता, तो ये लोग विषमपोषी होते हैं। बाकी आता है परपोषी। एक होता है परपोषी। परपोषी का मीनिंग ये होता है कि
जो अपने रहने और खाने दोनों के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता हो। जैसे कि मान लीजिए आपके बालों में जो है वो जुआ होता है, जूं जिसको आप बोलते हैं, तो वो क्या करता है आपके बालों में, आपके सर में रहता भी है और आपसे खाना भी लेता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कस्क्यूटा का। जैसे कि कस्क्यूटा क्या होता है, कस्क्यूटा एक पादप की प्रजाति होती है जो कि क्या करता है, पेड़ों में रहता भी है, यानी वो पेड़ों पर लिपट जाता है, उन पेड़ों पर या पादपों में, टहनियों में लिपट जाता है और लिपट करके उनके अंदर अपने अंगों को धंसा देता है और उनसे पोषण भी लेता है, यानी वो रहने के लिए भी इस्तेमाल करता है और वहाँ से पोषण भी लेता है। तो उसको बोलते हैं परजीवी। जैसे कि आपके फाइलेरिया जो बीमारी होती है, इसमें आपके अंदर कृमि जो है वो प्रवेश कर जाता है, तो उससे क्या होता है, वो आपके पैरों से जो है वो कीड़ा जो होता है, वो कृमि जो होता है, वो आपके शरीर के अंदर रहता भी है और आपसे जो है भोजन भी लेता है, तो उसको बोलते हैं परजीवी। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। मैं आपको सारी बात बताऊंगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जो कहलाता है। अब पत्तियों की बात कर लेते हैं। देखिए, पादप के अंदर जो होता है, पादप जो होते हैं वो, उनमें दो चीज़ें, पहली बात तो ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ये दूसरी बात ये स्वपोषी होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पादप को क्या क्या चाहिए, आगे काम आएगा, इसलिए मैं आपको अब यहीं बता देता हूँ। तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जो है पादपों को सबसे पहले क्या चाहिए होगा, उनको चाहिए होगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 चाहिए होता है। दूसरा क्या चाहिए, उनको प्रकाश चाहिए, यानी सूर्य की उपस्थिति में जो प्रकाश होता है वो प्रकाश भी उनको चाहिए होगा। तीसरा क्या चाहिए होगा, उनको क्लोरोफिल चाहिए होगा, जो उनकी पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, वो भी उनको चाहिए। और उसके साथ ही साथ आपका जल जो होता है, जो वो पृथ्वी से प्राप्त करते हैं फाइलम कोशिकाओं के द्वारा, फाइलम ऊतक के द्वारा, तो सॉरी जाइलम ऊतक के द्वारा, जाइलम ऊतक के द्वारा जो है वो पादपों से पादप में क्या करते हैं, जल को अवशोषण करते हैं अपने अंदर जाइलम कोशिकाओं के द्वारा। तो जल भी चाहिए, यानी 4 चीज़ चाहिए। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा प्रकाश चाहिए, तीसरा क्लोरोफिल चाहिए और चौथा आपका जल चाहिए। तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जरूरत होती है। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछा है आपको कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जो कि क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं क्लोरोफिल, जो कि पादप में आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरा, प्रकाश संश्लेषण में हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए, सबसे पहली बात, जब प्रकाश संश्लेषण पादप करता है तो उसको 2 चीज़ें प्राप्त होती हैं। एक होती है C6H12O6, ये ग्लूकोज प्राप्त होता है। दूसरा उसको जो प्राप्त होता है वो O2 प्राप्त होता है, यानी ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, यानी ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जब पादप अपना या प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया खत्म हो जाती है तो उसके बाद एक ग्लूकोज बनता है और दूसरा जो है ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो ग्लूकोज को ही दूसरा नाम कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी ये तो प्रकाश संश्लेषण से हमें प्राप्त होता है। और दूसरा ऑक्सीजन गैस भी निकलता है, जो कि आपका दूसरे ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि 1 और 2 दोनों होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पादप होता है। सबसे पहली बात जाने कि कीट भक्षी पादप कहते किसे हैं और ये क्यों होता है, ये समझिएगा। देखिए, मान लीजिए कोई ऐसी मृदा है जिसमें नाइट्रोजन की कमी है, यानी इसमें N2 नहीं पाया जा रहा है, नाइट्रोजन की कमी है, तो उस मृदा में एक पौधा उगता है, उसे बोलते हैं कीट भक्षी पौधा। माने जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है उस मिट्टी में एक पौधा उगता है प्रायः, उसको क्या बोलते हैं, कीट भक्षी पौधा बोलते हैं। तो वो क्यों कीट भक्षी होता है, इसके बारे में ये है कि उसके मतलब मिट्टी में वहाँ के नाइट्रोजन तो है नहीं, तो नाइट्रोजन की वो पूर्ति कैसे करेगा अपने शरीर को। जैसे पौधे का मेजर जो है वो NPK, यानी ये मेजर पार्ट होता है वृद्धि करने के लिए, नाइट्रोजन, पोटास और आपको फास्फोरस। तो ये पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस 3 आपको ऐसे तत्व होते हैं जो कि पौधों को वृद्धि करने में बहुत आवश्यक होते हैं। जिसमें से नाइट्रोजन अगर उसे नहीं मिलेगा तो वो कैसे वृद्धि करेगा अपना। तो इसलिए ऐसे पौधे जिनको मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, वो जो है अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए छोटे छोटे कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और उन्हें खा लेती हैं। तो उससे वो अपने नाइट्रोजन की पूर्ति को जो है एक तरह से पूरा कर लेती हैं। तो इसमें 2-3 एग्जाम्पल होते हैं। सबसे पहले तो आपका जो है घटपर्णी का एक पौधा आप जानते होंगे जो कि कीट भक्षी होता है। दूसरा ड्रोसेरा होता है, वो भी कीट भक्षी होता है। तीसरा आप अगर याद करें तो वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, ये भी आपका जो है कीट भक्षी पौधा होता है। चौथा आप उसको पिचर प्लांट भी होता है, तो पिचर प्लांट को भी कीट भक्षी पौधा बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, उनमें से आपका जो एक एग्जाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप जो मैंने बताया है, ये भी एक कीट भक्षी पौधा होता है। ये उगता क्यों है, तो
नाइट्रोजन की कमी जिस मृदा में होती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि कवक किस प्रकार के पोषण प्रणाली से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं तो पोषण प्रणाली जो होता है कवक का, तो कवक जो होता है वो पादप में आता तो है। सबसे पहली बात कि कवक जो होता है वो पादप में आता जरूर है, लेकिन इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। अब क्लोरोफिल नहीं है इसीलिए ये व्हाइट कलर का होता है। तो इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसके पास काइटिन की परत होती है, यानी काइटिन का बना होता है ये मेनली इसका जो बाहरी परत होता है। तो इसके पास बेचारे के पास क्लोरोफिल नहीं होता। अब जब क्लोरोफिल नहीं है पादप के पास तो वो क्या करेगा, यानी जो कवक है उसके पास क्लोरोफिल है ही नहीं। जब क्लोरोफिल नहीं है तो या तो ये अपना पोषण किसी दूसरे तीसरे से प्राप्त करेगा। अब ये प्राप्त कैसे करता है, जैसे मान लीजिए कोई पादप या तो वो मर गया है, यानी उसका मृत्यु हो गया है, किसी पादप का या किसी जंतु का, किसी का भी हो सकता है, जंतु हो या पादप हो, अगर वो मृत्यु हो गया है तो उसके जो मृत शरीर है उस शरीर को खाने का काम कौन करता है, कवक करता है। तो सड़े गले चीज़ों से या मृत चीज़ों से मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना जो भोजन प्राप्त करता है उसको कवक बोलते हैं। तो वो जो होता है वो कवक होता है। और इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के पोषण को आप मृतोपजीवी पोषण कहते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं मृतोपजीवी के साथ साथ सेप्रोफाइट पोषण। इंग्लिश में सेप्रोफाइट बोलते हैं और हिंदी में इसको मृतोपजीवी पोषण बोलते हैं, जो कि सड़े गले चीज़ों से या फिर जो मृत कोशिकाएं होती हैं उनको खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो उसी के मद्देनजर जो ये कवक होता है ये इसको मृतजीवी पोषण प्रणाली के अंदर रखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कुछ जीवाणु विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो आप इसको समझिएगा, जो वायुमंडल में होता है हमारा नाइट्रोजन, असमें वायुमंडल में N2 गैस यानी नाइट्रोजन गैस 78% उपलब्ध है। कितना परसेंट है, तो 78%। ये भी एक क्वेश्चन है। तो 78% नाइट्रोजन गैस अपने वायुमंडल में उपस्थित है। लेकिन पौधे जो होते हैं उनकी एक मजबूरी ये है कि इसको वो डायरेक्ट नहीं ले पाते, डायरेक्ट नाइट्रोजन वो एटमॉस्फेयर से ले नहीं पाते पौधे। तो ये कैसे लेते हैं, ये नाइट्रेट के रूप में पौधे लेते हैं। नाइट्रेट के रूप में जो है वो आपके पौधे जो है नाइट्रोजन की कमी मतलब नाइट्रोजन लेते हैं। पौधे जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, इसलिए वो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलने वाले कुछ जीवाणु होते हैं, जैसे जो नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रेट में बदल देता है। तो जब नाइट्रेट में बदलता है वो जीवाणु का नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, जो पौधे आसानी से नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं। और ये जो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है वो दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। दलहनी पौधे का मतलब ये है कि जैसे दाल वाले जो भी पौधे होते हैं, जैसे कि मटर हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, तो ये सारे जो दाल वाले पौधे हैं इसके जड़ों में गांठें होती हैं। इनके जड़ों में यानी दलहनी फसलों के जड़ों में गांठें होती हैं और इन्हीं गांठों में जो है ये राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो कि आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, जो कि पौधे अवशोषित कर लेते हैं। तो ये बात आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चंस मैं आपको बहुत कम करा रहा हूँ, लेकिन उसके साथ जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो एक एक फैक्ट आपके एग्जाम में आता है, इसलिए मैं सारा डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ता चलूँ तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैं कर लूँगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं पूरा कराऊंगा आपको, ये समझिए। अगला क्वेश्चन है कि वे जीव जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सरल कच्चे पदार्थ का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं वे क्या कहलाते हैं। यानी प्राकृतिक रूप से, मैंने आप समझिएगा, प्राकृतिक रूप में क्या, प्रकृति में क्या पाया जाता है, हवा पाया जाता है, पानी पाया जाता है, प्रकाश पाया जाता है, ये सब प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यानी जो हवा, जल, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाए उसे तो अभी स्वपोषी मैंने बताया ना आपको, स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है वायुमंडल से, जल ले लेता है जमीन से, जाइलम कोशिकाओं, जाइलम ऊतकों के द्वारा, उसके साथ ही साथ प्रकाश ले लेता है अपना, और क्लोरोफिल उसके पास पाया ही जाता है। तो कुल मिला जुला के वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसी पौधे को कहते हैं स्वपोषी। और वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। आगे चलते हैं। बाकी मैंने आपको परजीवी के बारे में बता ही दिया है, सेप्रोफाइट्स मैंने बता दिया है कि जो सड़े गले चीज़ों को खा करके, मृत चीज़ों को खा करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें सेप्रोफाइट्स कहते हैं। परजीवी ऐसे होते हैं जो दूसरों के शरीर में रहना भी चाहते हैं और वहाँ से पोषण भी लेना चाहते हैं, उनको परजीवी बोलते हैं। और स्वपोषी जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉप्स उन्हें कहते हैं जो अपना पोषण स्वयं मतलब अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जैसे कि मनुष्य ही है, बकरी है, गाय है, ये लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, पौधों से अपना भोजन लेते हैं,
या दूसरे जंतुओं को मार के खाते हैं, लेकिन अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उनको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 8वां, इनमें से किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो आप समझिए, जो 4 चीज़ मैंने आपको बताया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपका प्रकाश होना चाहिए और आपका जल होना चाहिए। ये 4 चीज़ रहेगा तो अपना जो है ये पादप भोजन बना लेगा। तो इसमें से जो नहीं होना चाहिए, भाई रक्षक कोशिका रहे या ना रहे भोजन बन जाएगा, रिक्तिका रहे या ना रहे भोजन बन जाएगा, लेकिन क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो भोजन नहीं बन पाएगा, इसलिए आंसर इसका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन से कथनों का सही है, उसमें मतलब कथन आपको पढ़ेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। तो अगला क्वेश्चन में पहला नंबर जो है ऑप्शन 2 दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आप समझिएगा, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है क्लोरोफिल, जो प्रकाश की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बना लेते हैं। तो हरे पौधे में ये बात तो बिल्कुल सही है कि हरे पौधे में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा लिखा है अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं। भाई कोई जानवर स्वपोषी नहीं होता है। स्वपोषी क्यों नहीं होता समझिएगा, वो दूसरों से भोजन प्राप्त करता है ना, वो तो पादपों से भोजन प्राप्त करता है या दूसरे जानवर को मार के खा लेता है, तो वो अपना भोजन स्वयं थोड़ी बनाता है, तो इसलिए वो स्वपोषी नहीं होते, यानी ऑप्शन नंबर 2 गलत होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 गलत दिया गया है। तो अधिकांश जानवर जो है तो स्वपोषी नहीं होता है, यानी अधिकांश जानवर जो होता है वो विषमपोषी ही होते हैं। एक जानवर जो होता है वो उसे युगलीना बोलते हैं, आप उसको ध्यान लीजिएगा। युगलीना जो होता है वो जानवर है, वह एक प्रकार का जो है क्या है, जीव है, उसके बाद भी उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो युगलीना ऐसा एक जीव है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो दिन में अपना लिए भोजन स्वयं बना लेता है। यानी एक युगलीना को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे जीव ऐसे होते हैं जो कि विषमपोषी होते हैं, लेकिन युगलीना जो होता है वो अपना पोषण स्वयं कर लेता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। और युगलीना को एक और कहते हैं, युगलीना को जो है वो पादप और जीव के बीच, यानी पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। समझिएगा, युगलीना को एक और बात कहा जाता है, एक और चीज़ के नाम से, एक और नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं युगलीना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी, यानी वो जंतु का भी काम कर रहा है, पादप का भी काम कर रहा है, तो इसलिए युगलीना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आप जान लीजिएगा। बाकी ऑप्शन नंबर 3 आपका देखा जाए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। तो भाई प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही होगा। ठीक है, तो ये बात तो आपका बिल्कुल भी गलत दिया कि नहीं चाहिए, भाई ये बात भी गलत है और दूसरा वाला बात भी गलत था, पहला वाला सही था। अगला चौथा वाला लिखा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। जब पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया तो वहीं आपको बताया कि ग्लूकोज बनता है, उसके साथ ही ऑक्सीजन बनता है, तो ऑक्सीजन तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होती है ना, मतलब निकलती है ना, तो ये भी बात सही है। यानी पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। तो पहला और चौथा ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 10, पिचर प्लांटों कीड़ों को क्यों फंसाता है। मैंने अभी इसका कारण आपको बताया कि पिचर प्लांट जो होते हैं, वीनस फ्लाई करके जो होता है, एक ड्रोसेरा होता है, एक घटपर्णी का पौधा होता है, ये सारे के सारे जो होते हैं ये एक तरह से पिचर प्लांट होते हैं, कीट भक्षी पौधे होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि उस मृदा में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। देखिए वही चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ईस्ट जो होता है, मशरूम जो होता है, ब्रेड मोल्ड में पोषण की विधि को किस नाम से, विधि के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है। यानी आपके कहने का मतलब जो होता है कि ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड में कौन सा पोषण होता है, सीधा साधा मतलब ये हुआ। तो ईस्ट जो होता है ये एक प्रकार की खमीर होता है जिसको आप फफूंद बोलते हैं, इसको आप फंगी भी बोल सकते हैं, इसको आप कवक भी बोल सकते हैं। दूसरा मशरूम को आपको पता है ये कवक होता है, ये एक प्रकार का मशरूम। और अगला ब्रेड मोल्ड में भी यही होता है, फंगी, फंगस, कवक ये होते हैं। और फंगी, फंगस, कवक, यीस्ट जो भी होते हैं ये सारे जो है वो मृतोपजीवी होते हैं, यानी सड़े गले मृत चीज़ों से खाना अपना प्राप्त करते हैं, और उसी को सेप्रोफाइट्स बोलते हैं अंग्रेजी में। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। तो आपका आंसर नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसको हम ये देखिए, अगला पढ़ते हैं। लिखा है कि जब हम किसी पत्ती के निचली सतह को आवर्धक लेंस से देखते हैं तो हमें उसमें अनेक छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, यानी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो छोटे छोटे जो छिद्र दिखाते हैं, ऐसे छिद्रों को निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिया गया है। यानी इनके कहने का मतलब, जब हम पत्ती जो होता है, जैसे जो प्लांट की जो पत्ती होती है, इस पत्ती के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे छिद्र होते हैं। तो इन छिद्रों को क्या कहा जाता है। सबसे पहली बात, ये जो छिद्र
होते हैं, इस छिद्र को स्टोमेटा कहते हैं। सबसे पहला बात तो ये जान लीजिए कि स्टोमेटा, इन छिद्रों को क्या कहते हैं, तो इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। अब स्टोमेटा के काम क्या है वो भी आप सुन लीजिए। पहला काम क्या है स्टोमेटा का, तो स्टोमेटा का पहला काम होता है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना। ये काम कौन करता है, तो स्टोमेटा कहता है, जो कि पत्तियों के छिद्र को ही कहते हैं। ठीक है। दूसरा काम क्या होता है कि पत्तियों के पादप में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे आप अपना सुबह सुबह अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं, यानी आपका जो अपशिष्ट पदार्थ जो आपने खाया पिया जो पचा उसके बाद जो बच गया उसको बाहर निकाल दिए, तो कुछ पसीनों के माध्यम से भी बाहर निकलता है आपका। तो वैसे ही पादप भी अपना जो खाया पिया बचा जो पचा उसके बाद जो बचता है, जो बेकार की सामग्री होती है उसको बाहर निकालता है। उसको बाहर निकालने के लिए वो स्टोमेटा का प्रयोग करता है, यानी उन्हीं छिद्रों का वो प्रयोग करता है। तो यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करने के लिए भी स्टोमेटा का प्रयोग किया जाता है। तीसरा बात जो होता है, इस स्टोमेटा का जो काम होता है वो आपका होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना। जैसे कि मान लीजिए पादप में पानी यानी वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई, जितना उसको चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा हो गया। मान लीजिए उसको जितना पानी की आवश्यकता थी उससे ज़्यादा उसने पानी खींच लिया है, तो एक्चुअली में पादप में कोई मीटर तो लगा नहीं होता है कि भाई नाप के पानी भेजेगा या नाप के पानी आएगा या जाएगा। तो इसलिए पानी कभी कभार जितना जड़ में होता है वो सारा पानी उसके केशकात क्रिया के द्वारा चढ़ जाता है, तो पानी ज़्यादा हो जाता है उसके पास। जब पानी उसके पास ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, तो वो उसी अतिरिक्त जल को इन्हीं छिद्रों के माध्यम से, जो स्टोमेटा होता है इसके माध्यम से, उन छिद्रों के माध्यम से क्या करता है, उस अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देता है। इसी क्रिया को वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के द्वारा बन के निकल जाता है इन छिद्रों के माध्यम से, तो इसलिए उस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो अतिरिक्त जल जो पादप निकालता है वो इन्हीं छिद्रों के द्वारा निकालता है वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा। तो ये भी आपका एक आंसर हो जाएगा। तो स्टोमेटा का कार्य भी मैंने आपको बता दिया, स्टोमेटा के बारे में भी बता दिया, उस छिद्र को स्टोमेटा कहते हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो पूरा स्टोमेटा के बारे में जितनी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको लिखा हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको पढ़ देता हूँ। पहले, दो जीव एक अच्छे मित्र हैं, एक साथ रहते हैं और आश्रय के लिए पानी के लिए पोषण तत्वों को प्रदान करते हैं, जबकि दूसरा उसको भोजन तैयार करता है और आधार और जो प्रदान करता है, और जीवों के ऐसे संघ को क्या कहते हैं। तो यानी आपके कहने का मतलब ये समझिएगा कि दो जीव हैं, एक के पास खाना है, एक के पास मान लेते हैं खाना है, और एक के पास रहने का जगह है, यानी उसके पास घर है। आप इसको समझ लीजिए घर है, यानी एक के पास खाना है, एक के पास घर है। लेकिन अब बताइए जिसके पास खाना है उसके पास घर है, तो आप कहेंगे नहीं है। तो जिसके पास घर है उसके पास खाना है, कहेंगे नहीं है। तो ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग कर लेंगे। शेयरिंग कर लेंगे का मतलब ये है कि ये इसको खाना दे देगा, ये इसको क्या कर देगा, खाना दे देगा, और ये इसको रहने के लिए घर दे देगा। तो इसी जो समझौते को कहते हैं सहजीवी समझौता, यानी सहजीवी संबंध बोलते हैं। यानी एक साथ हम लोग रहेंगे और खाएंगे, और तुम मेरा घर ले लेना, मैं तुम्हारा खाना ले लूंगा। तो इसी समझौते को क्या बोलते हैं, सहजीवी आपको संबंध बोलते हैं। तो यही आपका यहाँ पर सहजीवन लिखा हुआ, चौथा ऑप्शन ये आपका सही होगा। लेकिन मैं इसके एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ। चलिए, जैसे कि देखिए, जो मैं अभी आपको बताऊँ, जब कवक जो होता है वो उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी वो अपना खाना बेचारा नहीं बना पाता है। तो इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए अपना खाना नहीं बना पाता है कवक। लेकिन वहीं आपका जो ये होता है, इसको जो बोलते हैं शैवाल, जो शैवाल होता है, शैवाल के पास, बेचारे के पास क्लोरोफिल होता है। इस शैवाल के पास जो होता है वो क्लोरोफिल तो होता है, यानी ये अपना खाना तो बना लेता है, लेकिन इसके पास रहने का कोई जगह नहीं होता। तो ये रहे कहाँ, तो इसके पास रहने का जगह नहीं है शैवाल के पास। और कवक के पास क्या है, खाना नहीं है, क्योंकि ये क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल इसके पास पाया नहीं जाता, तो ये खाना बनाएगा कैसे। तो ये शैवाल क्या करता है, इसको खाना दे देता है कि तुम मेरा सड़ा गला चीज़ खा लो, और कवक क्या कहता है कि तुम मेरे पर रह लो। यानी कवक जो है इसको शैवाल को रहने के लिए अपने ऊपर जगह दे देता है कि तुम मेरे ऊपर रह लो। तो ये दोनों का एक संबंध बन जाता है, इसको बोलते हैं सहजीवी संबंध। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। और ये जो पूरा संबंध है इसको बोलते हैं लाइकेन। लाइकेन, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। तो लाइकेन भी एक प्रकार का सहजीवी संबंध होता है, जो कि कवक और शैवाल के बीच में पाया जाता है। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया जो कि आपके पादप में था। अब मैं आपको एक जंतु में भी एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये भी आप समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए गाय आपने देखा होगा, या आपने भैंस देखा होगा। जो गाय भैंस होती हैं वो तालाब में जाती हैं नहाने के लिए या फिर डुबकी मारती हैं। तो जब बाहर निकलती हैं तो उनके जो बदन पे जो होते हैं, उनके बदन पे वो पानी के अंदर जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, या छोटे छोटे जो मतलब उनके एक समझ सकते हैं आप, कीट समझ सकते हैं, छोटे छोटे, जो कि आप जानते होंगे उनको नॉर्मली जो होता है उनके बदन में चिपक जाते हैं। तो चिपक जाते हैं तो वो क्या करते हैं, तो चिपक गए तो अब पंछी जो होती है, जो बादल में अपना आसमान में घूम रहा है, वो देख
देखती है कि जब भैंस तालाब से निकल गई तो अब उसके अंदर वो कीट आ जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं उसके शरीर पे। तो पंछी क्या करती है, वो उसके भैंस के ऊपर बैठ जाती है और उसका जो सारा कीट है वो खा लेती है। इससे दोनों का फ़ायदा हुआ। दोनों का क्या फ़ायदा हुआ, तो पंछी को जो है क्या मिल गया, खाने के लिए उसको भोजन मिल गया, क्योंकि उसके ऊपर जो छोटे कीट उठ थे वो सब खा लिया। और भैंस को क्या हुआ या गाय को क्या हुआ, तो गाय भैंस बकरी को क्या हुआ कि उसके बदन पे जो कचरा था, जो कीट जो उसको चुभ रहे थे, यानी जो कीट जो उसको परेशान कर रहे थे, तो वो क्या हो गया, वो उसको उससे परेशानी से मुक्ति मिल गया। तो भैंस गाय को परेशानी से मुक्ति मिल गया और पंछी बेचारे का पेट भी भर गया। तो ये जो है जंतु में एक तरह से सहजीवी संबंध के रूप में आप देख सकते हैं। उसी तरह से आप अलग अलग भी आपको मैं आपको बता दूंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बट मैंने आपको एक सटीक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया है। अब मैं चलिए आपको अगला वीडियो आपको बताता हूँ, यानी मैं आपको अगले की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा पदार्थ हवा में उपलब्ध होता है। तो मैंने आपको बताया प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ें चाहिए, जो कि 4 चीज़ें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं आपको आसानी से पता है। क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है, ये आपको मैंने बताया है, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में पाया जाएगा, और ज़मीन में पाया जाएगा जल यानी पानी, और बाकी खनिज लवण भी आपको जल में ही यानी पानी में ही मतलब ज़मीन में ही मिल जाएंगे। बाकी आपको सूर्य का प्रकाश तो आता ही है। तो हवा में क्या पाया जाएगा, आप खुद सोचिए, हवा में क्या पाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर में। अब हमारे देखिए जो ये चैप्टर नंबर क्लास 7th का जो है वो पहला जो चैप्टर था, यानी जिसको आप बोलेंगे पादपों में पोषण जो है, वो मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। उसकी हर एक चीज़ को मैंने आपको बता दिया। उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है जो कि आपको मैंने नहीं बताया है, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं अपने डाउट को, मैं आपको वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसके आंसर दे दूंगा। अब मैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ। चैप्टर नंबर 2 के बारे में आपको अच्छे से बताता हूँ। तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो प्राणियों में पोषण है। तो देखिएगा, मैं आपको हर एक चैप्टर के बारे में बताऊंगा, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और आपको इसी तरह की वीडियो डेली आपको मिलती जाएगी। चैनल नया है लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये एक दिन अच्छा और बड़ा हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको पहला आपको बताता हूँ प्राणियों में पोषण। चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। जैसे अभी आपने पादप में पोषण पढ़ा, अब आपको मैं प्राणी में पोषण पढ़ा देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है। तो ये बात आप इसको समझिएगा, यानी आपने जो खाना खाया, मान लीजिए आपने जो खाना खाया वो पदार्थ आपने, ऐसा तो है नहीं कि जो खाया वही आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो गया या वही आपके शरीर में काम करने लगता है, ऐसा तो होता नहीं है। आपने खाना खाया ऊपर से, तो इसको आपने चबाएंगे, चबा करके आप इसको नीचे निगलेंगे, फिर अंदर पचेगा, पचने के बाद उसका रस वस बनेगा, उसके बाद आपका जो जरूरी चीज़ होगा वो आपके पेट में उसमें मतलब छोटी आंत में उसको ले लिया जाएगा, बाकी जो बचेगा बेकार से चीज़ें वो आपको बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, यानी जो जटिल पदार्थ आपने खाया है, जैसे मान लीजिए आपने बर्गर पिज्जा मैगी कुछ भी खाया है, तो वो तो एक जटिल पदार्थ है ना। वो पेट क्या जाने की, मतलब शरीर आपका क्या जाने कि बर्गर क्या होता है, पिज्जा क्या होता है, उसको तो बस 3-4 चीज़ें पता होती है, जैसे कि किसमें कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, किसमें वसा आ रहा है, किसमें प्रोटीन आ रहा है, किसमें आपका खनिज लवण आ रहा है, किसमें आपके ये सारी चीज़ें वो जानता है। तो आपका जो मतलब पेट है, यानी आपका जो शरीर है, वो इन सब चीज़ों को नहीं जानता है कि बर्गर पिज्जा चाउमीन ये सब कुछ नहीं जानता। वो सिर्फ ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा ये सब चीज़ों को समझता है। तो जो भी आप खाएंगे वो जटिल होता है, यानी वो कॉम्प्लेक्स होता है, एक तरह से वो मतलब बड़ा होता है। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उसको अलग अलग करके फिर उसको अपने शरीर में लेने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं पाचन। यानी आप खाने का क्या कर दिए, पाचन कर दिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और आपका पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से शुरू होता है। मैं आपके बारे में दूसरा नंबर क्वेश्चन वही है कि पाचन का सबसे अगला भाग क्या होता है, यानी क्या कहते हैं सबसे अगला भाग। देखिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ यहीं पे शुरू से। पाचन में आपका सबसे पहले मुख में ही आपका पाचन शुरू हो जाता है, उसके बाद आपका अमाशय में जाता है। ये भोजन कहाँ जाता है, तो अमाशय में चला जाता है। अमाशय के जस्ट बाद आपका ये भोजन छोटी आंत में जाएगा। तो छोटी आंत में इसका संपूर्ण पाचन होगा, मतलब पूरी तरह से पाचन कहाँ होगा, तो छोटी आंत में होगा। छोटी आंत के बाद ये भोजन चला जाता है बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में इसमें जो पानी वानी रहता है ना, जो मान लीजिए छोटी आंत में पाचन हो गया, अवशोषण भी हो गया, लेकिन जब बचा कुचा में जो पानी होता है, पानी का
थोड़ा बड़ी आंच में हो जाता है, और बाकी उसके बाद जो है आपका ये खाना बाहर निकल जाता है, बेकार चीज़ें, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो आपका शुरू कहाँ से हो रहा है, तो मुख गुहिका से ही आपकी शुरू हो जाता है भोजन, भोजन का पाचन। और पाचन में मुख में किस चीज़ का पाचन होता है, तो स्टार्च का पाचन होता है, यानी मंड, कहीं पे मंड लिखा होगा, कहीं पे स्टार्च लिखा होगा, कहीं पे कार्बोहाइड्रेट लिखा होगा, तो तीनों चीज़ों में से कुछ भी लिखा हो सकता है। तो मुख में आपका स्टार्च का पाचन होता है, या फिर मंड का पाचन होता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। पाचन करता कौन है, तो पाचन करता है टाइलिन नाम की एक एंजाइम होती है। टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि मुख में स्टार्च या मंड या कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है। और उसके बाद जो है अमाशय में आ जाता है, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर आपका बाहर। तो ये मैं आगे भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला जो इसका आंसर होगा, ये पाचन तंत्र में सबसे पहला भाग जो होता है वो मुख गुहिका, सॉरी सांस लेने नहीं, ये मुख गुहिका होती है, जिसमें आपका मंड या स्टार्च का पाचन होता है। किसके द्वारा होता है, तो टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है, उसके द्वारा होता है। अब मैं चलिए आपका आगे बताता हूँ। अगला क्वेश्चन ये लिखा है कि जीभ का कार्य क्या है, निम्नलिखित में से ये बताइए। तो देखिए, यह बोलने में सहायक होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है भाई। क्या अगर आप बिना जीभ के आप बोल लेंगे क्या, नहीं। कुछ चीज़ें आप बोल सकते हैं, ये सब बोल सकते हैं, लेकिन आप बिना जीभ के पूरी बातें आप नहीं बोल सकते हैं, पूरी चीज़ को नहीं बोल सकते। तो जीभ बोलने में सहायक तो होता ही है। दूसरा क्वेश्चन, यह भोजन को लार से मिलाने का कार्य करता है, तो बिल्कुल करता है भाई। लार जो आपके मुंह में बना हुआ है, इसको सलाइवा जिसको बोलते हैं, तो ये लार जो होता है वो आपके भोजन में पूरी तरह से मिक्स कैसे होगा, तो ये मिक्स होता है जो है, ये आपके लार जो है वो जीभ के द्वारा इधर उधर घुमा फिरा के उल्टा नीचे करके जो है उसको लार में मिक्स कर देता है, यानी ये भी ये काम जो है जीभ का होता है। तीसरा जो काम होता है वो स्वाद का पता लगाने में। तो जी हाँ, जो जीभ होता है वही आपके स्वाद का पता लगाता है। अगर आपके पास जीभ ना हो तो आप पता ही नहीं कर पाएंगे कौन तीता है, कौन खट्टा है, कौन मीठा है, कौन क्या है। तो ये आपको पता ही नहीं चल पाएगा अगर आपके पास जीभ ना हो। अब चलिए मैं आपको यहीं पे यहीं पे भी बता देता हूँ कि मान लीजिए ये जीभ है आपका मान लीजिए ये जीभ है, मैं अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ, ये जीभ है। तो जीभ के जो अगला भाग होता है, ये जो भाग होता है, इस भाग को बोलते हैं जो अग्रभाग। तो जीभ का जो अग्रभाग होता है, यहाँ पर जो मीठा होता है, जिसको मीठा बोलते हैं, तो मीठा स्वाद जो है वो जीभ के अगले भाग से पता चलता है। बाकी जो ये पीछे का जो ये भाग है, यहाँ पे कड़वा, यानी आप इसको जो है तीता बोल सकते हैं या कड़वा बोल सकते हैं। तो कड़वा स्वाद का जो है पता चलता है कहाँ से, तो जीभ के पश्च भाग से, यानी पीछे के भाग से। सबसे पीछे जो है कड़वा पता चलता है, सबसे आगे मीठा पता चलता है। और जो साइड में, ये जो साइड में मैं बना रहा हूँ, ये साइड में जो होता है, ये आपका खट्टा नमकीन आपको पता करने के लिए साइड में, ये दोनों साइड में जो होता है वो खट्टा और नमकीन स्वाद आपको बताता है। तो आगे का भाग मीठा, पीछे का भाग कड़वा, बीच में और साइड का भाग कौन सा होता है, तो साइड का जो भाग होता है वो आपका जीभ का, वो आपके जो है क्या होता है, ये मतलब आपको खट्टा या फिर नमकीन आपको स्वाद बताता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये भी बता दिया। तो इसका जो आंसर होगा वो इनमें से सभी, यानी सभी काम होते हैं जीभ का। तो मैंने आपको जीभ के काम बता दिया, जीभ में कौन कौन सी ग्रंथि, मतलब कौन कौन सा चीज़ें कहाँ क्या स्वाद पता लगाता है, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया यहीं पे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है कि क्षुद्रांत जो होता है, यानी क्षुद्रांत बोलते हैं आपको छोटी आंत को हिंदी में क्षुद्रांत बोलते हैं। तो आप इसको स्मॉल इंस्टेंटाइन बोल सकते हैं, या छोटी आंत आप इसको बोल सकते हैं क्षुद्रांत को। तो क्षुद्रांत के अंदर, यानी जो है कि आंतरिक भित्ति में, यानी उसके अंदर की दीवार में, भित्ति का मतलब दीवार होता है, तो जो छोटी आंत की जो अंदर की जो दीवार होती है उस पर अंगुली के समान, यानी उंगली जो जैसे आपकी होती है बाहर निकली होती है, वैसे उंगली के समान उभरी हुई एक संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, तो समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप छोटी आंत है इस तरह से, ये मान लेते हैं आपकी छोटी आंत है। इस छोटी आंत में इस तरह से अंगुली की संरचना की तरह से बाहर दीवार पर आपकी एक संरचना बनी होती है। इस संरचना को बोलते हैं दीर्घ रोम। हिंदी में क्या बोलते हैं, दीर्घ रोम, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विली कोशिका, VILLY, विली कोशिका। तो हिंदी में भी लिख सकता है विली, दीर्घ रोम भी लिख सकता है, और विली भी लिख सकता है। तो आप दोनों बात जाने कि हिंदी में दीर्घ रोम बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में दीर्घ रोम बोलते हैं, और वैसे लिखने को विली भी बोलते हैं, और विली लिखते भी हैं अंग्रेजी में। तो जो अंदर की जो ये अंगुली जैसी संरचना होती है उभरी हुई छोटी आंत में, उसको बोलते हैं विली कोशिका। विली कोशिका का काम भी आप जान लीजिए। काम ये होता है जैसे जो आपने खाया पिया, जो सब कुछ वो पच गया, पचने के बाद आपका जो प्रोटीन है, जो अमीनो अम्ल है, जो वसा है, ये जो आपके बॉडी में जो आपका यूज करना है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सब जो भी है, माल्टोज, फ्रक्टोज, जो भी आपकी बॉडी में आया है, ये सब जो जल हो गया, खनिज लवण हो गया, तो ये सारों को जो है वो अपने शरीर के अंदर लेता है। तो समझिए, अगर पच गया और शरीर
शरीर में वो अवशोषित नहीं हुआ तो हमारे वो किस काम का। तो अगर पचने के बाद अवशोषित नहीं हुआ तब तो वो वेस्ट के साथ बाहर निकल जाएगा। तो उसको बाहर निकलने से पहले शरीर के अंदर जो जरूरी चीज़ें हैं उसको अवशोषित भी तो करना है। तो अवशोषण करने के लिए यानी उसको अवशोषित करने के लिए मतलब एक जिन संरचनाओं का प्रयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं विली कोशिका या फिर आपको दीर्घरोम बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पोषण में जो भी होता है मतलब जो भी पचता है आपका खाना, उस पचे हुए भोजन को अवशोषित करने का काम विली कोशिकाओं द्वारा दीर्घरोम द्वारा किया जाता है। छोटी आंत के अंदर ये उपलब्ध होता है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके, ये आप समझिएगा मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं। ये आप समझिएगा मनुष्य के मुख में आपके 4 प्रकार के दांत होते हैं। ये तो आपका आंसर हो गया। चारों के बारे में आपको जानना चाहिए। जो आपका जो आगे का दांत होता है 2-3, यानी जैसे मान लीजिए आपका ये मुख हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये आपका ये मान लीजिए मुख हो गया, मुख में जैसे अगर आपको मैं बताऊँ यहाँ पर आपके दांत हो गए, ये सारे दांत हो गए आपके। तो ये जो आगे का जो दांत होता है जो एकदम फ्रंट का होता है, इस फ्रंट को बोलते हैं कृंतक, यानी काटने का। जैसे अमरूद खाते हैं तो आप आगे के दांत से ही काटते हैं, तो इसको बोलते हैं कृंतक। उसके जस्ट बगल में आपको एक तो नुकीला सा दांत दिखता होगा, आप खुद महसूस किए होंगे अपने। कृंतक के जस्ट बगल में नुकीला सा दांत होता है, उसको आप बोलते हैं कैनाइन, यानी आप इसको रदनक बोल सकते हैं एक तरह से। तो उसको आप रदनक बोलेंगे यानी कैनाइन बोलते हैं। तो कैनाइन का काम क्या होता है, चीरने या फाड़ने का। जैसे आप मान लीजिए गन्ना होता है, गन्ने को आपको जब खाना होता है तो आप कहाँ से खाते हैं, यहाँ पे बीच वाले के जस्ट बगल में रख करके उसको ऐसे चीर देते हैं, फाड़ देते हैं। तो उस दांत का काम होता है चीरने या फाड़ने का। उसके जस्ट बगल में प्रीमोलर होता है, जिसको अग्र चवणक बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमोलर। तो प्रीमोलर या फिर अग्र चवणक होता है। तो जो अग्र चवणक होता है तो उसका काम है पीसना या कूटना। जैसे मान लीजिए कुछ भी रख के पीसना हो दांत से या फिर कुछ भी चबाना हो तो उसको काम क्या अग्र मोलर होता है। और होता है लास्ट में मोलर, जिसको आप बोलते हैं चवणक। लास्ट में जो होता है चौथे यानी कार्नर में एकदम लास्ट में आपके दांत में पाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं चवणक। और चवणक जो होता है वो आपका पीसने, कूटने, काटने, चबाने सब के काम में आता है, जो कि आपको वहीं का ज़्यादा यूज होता है, उसी का ज़्यादा यूज होता है, जिसको गाँव में लोग चौभर भी बोलते हैं। लेकिन वो चौभर जो नहीं चलेगा, यहाँ पे चवणक आपको याद करना पड़ेगा। तो ये 4 प्रकार के दांत आपके मुंह में होते हैं, ठीक है। बाकी अगला बोलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला 6 में, जैसे भोजन के साथ आए जीवाणु को आमाशय में किसकी सहायता से नष्ट किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए भोजन आपने खाया, तो जो खाया हुआ भोजन है उसमें कुछ बैक्टीरिया है, कुछ मान लीजिए कोई जीवाणु है, कोई वायरस आ गया, जो कि मान लीजिए आ गया तो वो अब आपके शरीर को नुकसान करेगा। तो उसको मारने के लिए, उसमें उसको मार के ख़त्म करने के लिए कि आपके शरीर को नुकसान ना पहुँचाए, उसके लिए HCl जो है अपने आपके बॉडी के अमाशय, जो आपका पेट होता है उसको अमाशय बोलते हैं, उसके दीवार से, अमाशय की जो भित्ति होती है, दीवार होती है, उसके दीवार से जो है HCl रस निकलता है, जिसको आप गैस्ट्रिक रस भी बोलते हैं, जिसको आप अग्नाशयी रस भी बोलते हैं, जिसको आप अग्नाशयी यानी अग्नाशयी जूस भी बोलते हैं। तो ये जो रस होता है वो जो होता है क्या है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि ये बहुत ही तगड़ा अम्ल होता है, जिसका pH 2 होता है, लगभग 2 होता है, कहीं 2 कहीं 1.5 कहीं 2.5 भी लिखा आपको मिल जाएगा एग्जाम में। तो इसका pH लगभग 1.5 से 2 होता है, और ये अग्नाशयी रस होता है। इसमें जो है इतना अम्लीय प्रकृति का होता है कि ये सारे कीटाणु और बैक्टीरिया को मार देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो अम्ल होता है। और वो कौन सा अम्ल होता है, तो वो HCl अम्ल होता है, ठीक है। बाकी अगला हम चलते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7वां में चलते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए कुछ खाद्य सामग्री हैं। तो खाद्य सामग्री का जो है दिया खाद्य पदार्थ, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, तो जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ खाद्य सामग्री आपको दिया हुआ है, उसमें आगे लिखा हुआ है कि आयोडीन के साथ परीक्षण करने पे उपरोक्त में से कौन सा नीला काला रंग देगा। तो फ्रेंड्स ये इसमें लिखा हुआ है कि आयोडीन के साथ जो है कौन परीक्षण करने पर, आयोडीन टेस्ट करने पर कौन सा नीला काला रंग देगा। तो सबसे पहली बात आप ये जानिए कि आयोडीन टेस्ट किया कहाँ जाता है। तो आयोडीन टेस्ट वहाँ किया जाता है जहाँ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का पता लगाना होता है। जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए कौन सा काम करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन का परीक्षण करते हैं। और आयोडीन, सबसे पहला क्वेश्चन यही आपसे पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो आपका आंसर होगा आयोडीन परीक्षण किया जाता है। अब आयोडीन परीक्षण करते हैं तो कौन सा रंग निकलता है, तो जब आयोडीन का मिक्सचर आप अपने खाने वाले पदार्थ पर गिराएंगे तो अगर उसका रंग नीला या काला हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध है। तो
इसी परीक्षण को बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। यानी जैसे मान लीजिए आपने कोई रोटी लिया, रोटी में तो कार्बोहाइड्रेट होता ही है, फिर उस रोटी पे आप अगर आयोडीन गिराएंगे, आयोडीन का घोल, तो वो रोटी जो है या काला या नीला हो जाएगा, तो वो समझ जाइए कि उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। तो इसी परीक्षण को क्या बोलते हैं? इसी परीक्षण को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट परीक्षण, यानी आयोडीन परीक्षण। तो ये जिस में कार्बोहाइड्रेट होगा वहीं आपका ये परीक्षण काम आएगा। तो आप समझिएगा, तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है जो एनर्जी वाले खाने, जिससे आपको तुरंत एनर्जी मिलता है। जैसे ग्लूकोज तुरंत आपको एनर्जी दे देता है, तो जो तुरंत आपको एनर्जी देता है वही खाने में जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे आप रोज रोज क्या खाते हैं? आप रोज रोज आलू खाते हैं, रोज रोज चावल खाते हैं, रोज रोज गेहूँ खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि रोज जो खाने वाली चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी होता है। आपको तुरंत आप खाएंगे, तुरंत आपको एनर्जी मिलेगा, आप काम कर पाएंगे, आप उठ पाएंगे, बैठ पाएंगे, चल पाएंगे, कोई भी काम कर सकते हैं। तो तुरंत जो एनर्जी देता है उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो उबले हुए आलू में, मसले हुए आलू में होता है, जाहिर सी बात है होता है। तो ये आपका टेस्ट इसमें सफल रहेगा। वहीं दूसरा ग्लूकोज का घोल है, तो जाहिर सी बात है भाई, ग्लूकोज का घोल भी तो आपका कार्बोहाइड्रेट ही है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट ग्लूकोज है, वो तो डायरेक्ट आपको मतलब मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्लूकोज के घोल में भी ये काम आएगा। बाकी ब्रेड का एक टुकड़ा है, तो ब्रेड के टुकड़ा में कुछ हद तक होता है, बट कंप्लीटली आप नहीं बोल सकते। और बाकी सरसों के तेल में जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं पाई जाती है। आप तेल पी करके नहीं अपने अंदर एनर्जी ला सकते हैं, तेल पी करके आप नहीं कुछ कर सकते हैं। तो तेल जो होता है वो वसा का पाचन, मतलब वसा होता है, उसमें क्या होता है? फैट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में वसा बोलते हैं। तो वसा जो होता है वो होता है सरसों के तेल में। और इसका जांच नहीं कर सकते। बाकी आप पहला, दूसरा, तीसरे का भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे तो पहला और दूसरे का ही एकदम सटीक आंसर होगा इसका। तो पहला और दूसरा में आपका आयोडीन टेस्ट एकदम सफल रूप से परीक्षण आप इसका कर सकते हैं। बाकी सरसों का तेल जो है वसा होता है, तो इसका आप परीक्षण नहीं कर सकते। अब वसा का टेस्ट कैसे करते हैं? वसा का टेस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना को जो जिस खाने को आपको टेस्ट करना है कि उसमें वसा है कि नहीं, आप उसको लीजिए एक कागज़ में, और कागज़ को क्या करिए, उसको लपेट दीजिए और उसको आप जो है उसको पीस दीजिए। मतलब कागज को जो है एकदम दबा दीजिए। तो उस कागज पर अगर तेल आ जाता है, आपको अगर तेल आ जाता है तो समझ लीजिए कि उसमें जो है आपका वसा है, अन्यथा नहीं है। ये भी आपका एक टेस्ट होता है। तो इसके हिसाब से आपका देखें तो ऑप्शन नंबर जो है पहला, जो कि 1 और 2 सही होगा। तो ये तो मैंने आपको कुछ बता दिया, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ तक मैं आपको कवर कर लिया हूँ। अब इसके आगे जो है मैं आपको कल कवर करूँगा। तो इसके आगे का मैं वीडियो आपको कल बताऊँगा कैसे होगा, कहाँ होगा। तो इसके आगे का मैं कल कवर करूँगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और ये सेशन आपका चलता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाएगा, उसके बाद अलग सेशन चलेगा। तो ये जो है 10+2 को डिसाइड करके, मतलब मैं एक तरह से 10+2 बिहार SSC जो 10+2 है उसको सोच करके मैं ये लाया हूँ, जिसमें मैं NCERT और SCERT का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा दूंगा विदिन ए मंथ, यानी 1 महीने के अंदर अंदर। तो आप लोग जुड़ जाइएगा, और इसी तरह से पूरा डिटेल एनालिसिस करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसा नहीं कि आपको आधा पे छोड़ दूँ, आधा बता के छोड़ दूँ। जितना पूरा होता है मैं पूरा बात बताऊँगा आपको, उसके बाद जो है उसको ख़त्म करूँगा। तो इसी तरह से रोज़ का सेशन होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह कि आप लोग अनअकैडमी पर जुड़ करके भी हमसे पढ़ सकते हैं। तो अनअकैडमी का जुड़ने का जो लिंक है वो आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से आप जुड़ करके अनअकैडमी पर भी हमारे सेशन को पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।